हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का एडू हर्बल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 में विज्ञान में पढ़ेंगे भौतिकी के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। प्रकाश के परावर्तन पे हम लोगों ने तमाम प्रश्नों को भी किया, आंकी कुछ हम लोगों ने किया। अब हम लोग प्रकाश के एक नए गुण के बारे में आज अध्ययन करेंगे, वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आइए ये देखते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब यह अपने वास्तविक मार्ग से कुछ मुड़ जाती है। जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब यह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, कुछ मुड़ जाती है। विचलित होना मतलब बिल्कुल सीधा वहां नहीं जाएगा, कुछ ये मुड़ जाएगा, विचलित हो जाएगा। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरणें ये सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन जब एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो लिख सकते हैं हम प्रकाश का किसी पारदर्शी, भाई पारदर्शी माध्यम में ही प्रकाश चल सकता है, तो इसमें हम लिख देते हैं प्रकाश का किसी पारदर्शी एक माध्यम से, प्रकाश का किसी पारदर्शी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर अपने वास्तविक मार्ग से, अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को, विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का किसी पारदर्शी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, वो माध्यम कैसा हो? पारदर्शी हो। किसी पारदर्शी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को, अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखिए, अब प्रकाश का जो माध्यम होता है उसे हम दो तरह से लेते हैं। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो यहाँ ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि प्रकाश के लिए सघन या विरल माध्यम का होना उस पदार्थ के घनत्व से कोई वास्ता नहीं रखता है। मतलब पदार्थ के घनत्व का अधिक होना या कम होना ये पदार्थ के सघन या विरल माध्यम के लिए उत्तरदायी नहीं है, प्रकाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रकाश
जब सघन माध्यम में चलेगा तो इसका चाल घट जाएगा। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम प्रकाश के लिए सघन माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे हम प्रकाश के लिए विरल माध्यम कहेंगे। तो ये प्रकाश के लिए सघन या विरल माध्यम का होना होगा, ये यहाँ ध्यान देने वाली चीज होगी। तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि दो माध्यम है, ये पहला माध्यम, पहले माध्यम को हम मान लेते हैं ये सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है पहला माध्यम, और ये दूसरा जो माध्यम है ये मान लेते हैं कि ये विरल माध्यम है। तो जैसे एक माध्यम से, दोनों समांग माध्यम है, एक ये रेखा जो है इन दोनों माध्यमों को अलग करती है। अब कोई भी प्रकाश की किरण ये ऐसे आ रही है, वास्तव में क्या होना चाहिए, इसे ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं जाती है। प्रकाश के गुण में हमने पढ़ा है कि प्रकाश सीधी चलती है, लेकिन अब यहाँ हम अपवर्तन की घटना में प्रकाश को पढ़ेंगे कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अगर इस पृष्ठ पर हम ये अभिलंब खींचते हैं, ये आपका अभिलंब है, तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब आप देखिए, इस आपको प्रकाश को इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, अभिलंब से थोड़ा और दूर हट गया। ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण, ये है आपका अभिलंब, और ये कहलाता है अपवर्तित किरण। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये देखते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच की कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में आपने देखा, और इसी का उल्टा भी आप देख सकते हैं। अगर हम पहले माध्यम को, या इधर जो माध्यम है इसको हम विरल लेते हैं और ये माध्यम सघन लेते हैं, तब क्या होगा, प्रकाश की किरण जैसे ये आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये अभिलंब है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अब प्रकाश को ऐसे सीधे जाना चाहिए, तो सघन माध्यम में क्या करता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटता है और सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यहाँ ये आपका आपतन कोण हुआ और ये यहाँ आपका अपवर्तन कोण हुआ। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो ये रूप है ये दो तरह से है। क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तथा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब के पास आता है। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये अभिलंब से दूर हट गई, विरल माध्यम में जाती है। तथा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसमें दो चीज हम लोगों ने ये जाना कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आइए ये देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोगों ने जाना था, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ये तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है ये देखते हैं। तो पहला नियम यही कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो तल है एक ही होना चाहिए, एक ही तल में ये होते हैं। तो यहां भी अपवर्तन में भी परावर्तन की तरह ये नियम लागू होगा। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। पहला आपका क्या हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखते हैं, आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात ये नियत होता है। दूसरा ये है आपतन कोण के, आपतन कोण के साइन, ज्या जिसको आप कहते हैं, आपतन कोण के ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियत होता है। अच्छा, एक चीज यहां थोड़ा सा और भी हम जान लेंगे कि ये जो नियम होगा वो किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए लागू होता है। प्रकाश कई रंगों के मिलकर बना होता है, तो सभी रंगों के लिए ये जो R का मान होगा या विचलन जो होगा ये अलग अलग होगा। तो परिभाषा में भी हम ये लिखना चाहेंगे या लिख सकते हैं कि किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे, और आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात ये नियत होता है। आपतन कोण के साइन को हम लिख सकते हैं साइन आई, और अपवर्तन कोण के साइन को लिख सकते हैं साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर ये क्या है, आपका नियतांक है, कांस्टेंट है।
और इस नियतांक को हम n से लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू बी साइन आई बाई साइन आर। ये n जो है, जो नियतांक आपका n है, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। n क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यह क्या कहलाता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और ये जो दूसरा नियम है, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना, फिर से देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है हमारा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन, इसका अनुपात ये नियत होता है। साइन आई बाई साइन आर, इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। कुछ किताबों में इसे म्यू से भी प्रदर्शित किया गया है। ये नियतांक आपका n हो सकता है या ये आपका म्यू हो सकता है। म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ हम n से प्रदर्शित किए हैं। n इक्वल्स टू बी साइन आई बाई साइन आर। यहाँ n को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसको स्नेल का नियम कहते हैं। अब इस अपवर्तनांक पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं कि अपवर्तनांक ये क्या है। देखिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जिसे हम लोगों ने यन से प्रदर्शित किया है। यह अपवर्तनांक दो तरह का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखते हैं यहाँ पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? निर्वात या वायु के सापेक्ष निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक
निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे n हो गया। अब n का मतलब हुआ कि जैसे निर्वात या वायु पहले हुआ, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को हम c से लिखते हैं, और ये सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ क्या मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v से लिखते हैं। तो ये देखते हैं कि निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल है ये सबसे अधिक है, तो इसका मतलब कि अन्य कोई माध्यम जिसमें भी हम लेंगे उसमें प्रकाश की चाल से कम चाल होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल से कम होगा। तो हमेशा v का मान क्या होगा, c से कम होगा। और इस तरह से हम देखेंगे जब v का मान c से कम होगा तो n का मान अपवर्तनांक क्या होगा, ये 1 से बड़ा होगा। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये इसे हमने n से प्रदर्शित किया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष भी लिख सकते हैं, या निर्वात के सापेक्ष, तो निर्वात या वायु के सापेक्ष भी लिखते हैं। और जब यही वायु की जगह पे कोई अन्य माध्यम हो जाएगा तब ये निरपेक्ष ना कहला करके सापेक्ष कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है ANG, तो ANG को हम क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे हम लिख सकते हैं, सिर्फ Ng भी लिख सकते हैं, मतलब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसलिए हम सिर्फ इसे Ng भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अन्य जैसे वायु के सापेक्ष ये वाटर जल का अपवर्तनांक होगा, तो ये वायु के सापेक्ष ये जल का अपवर्तनांक कहलाएगा। इसे हम NW से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, अगर पहला माध्यम जो है हमारा ये निर्वात या वायु ना हो, निर्वात या वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, निर्वात या वायु के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।
सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब हो कि दो हमको माध्यम लेना होगा। मान लेते हैं कि अगर हमने लिख दिया 1n2, तो 1n2 का मतलब हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्या कहलाता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इसे हम लिखेंगे पहले, सूत्र यहां था हमारा n बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन्हीं दोनों का ही अनुपात रहेगा। तो हम लिख सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ये दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और 1n2 को हम क्या कहेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ वायु के सापेक्ष हमने लिखा था, अब जैसे मान लीजिए WNG हमने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे हम कहेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और अगर हम लिख देते हैं GNW, तो इसका मतलब हुआ कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या होगा? अगर हम लिख देते हैं GNW, तो GNW का मतलब जो बाद में रहेगा उसका अपवर्तनांक होगा। तो GNW का मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को व्यक्त करेगा। तो अपवर्तनांक हो गया हमारा दो तरह से, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक सापेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, ये देखते हैं हम कि ये जो आपका अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक दो चाल का अनुपात है। मतलब प्रकाश की चाल वायु में या किसी माध्यम में, और फिर यहाँ है प्रकाश की चाल फिर दूसरे माध्यम में। तो इस तरह से प्रकाश की चाल का हम देख रहे हैं कि ये दो माध्यमों में चाल का ही अनुपात है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, नोट कर सकते हैं आप। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का जो है ये मात्रक नहीं होता। एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण था। अच्छा, फिर देखते हैं कि जैसे हम लिखते हैं कि WNG, तो WNG का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने लिखा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल में प्रकाश की चाल और बटा कांच में प्रकाश की चाल। ये तो हुआ जल में प्रकाश की चाल और बटा कांच में प्रकाश की चाल। अच्छा, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम फिर लिख रहे हैं GNW, तो GNW का मतलब क्या हुआ? अब ऊपर क्या आ जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल और बटा जल में प्रकाश की चाल। तो पहले में हमने लिखा
जल में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, और दूसरे में हमने क्या लिखा, कांच में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। अगर दोनों को हम गुणा कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा एक हमको इस तरह का सूत्र मिल जाएगा। चलिए हम आपको और डिटेल करके बता दे रहे हैं। इसे हम एक ऐसे उदाहरण से भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कांच का एक स्लैब है, कांच का एक गुटका है, इसमें प्रकाश की किरण इस तरह से ये आपतित हो रही है। अब ये वायु है, वायु का माध्यम है, ये कांच है, और ये फिर आपका वायु है। तो वायु भी अगर एक माध्यम है तो ये भी वायु के सापेक्ष लिख सकते हैं। तो इससे भी हम जो बताना चाह रहे हैं यहाँ भी आपको मिल जाएगा और यहाँ भी और डिटेल मिल जाएगा। जैसे यहाँ हमने बताया था कि WNG, इसका मतलब कि जल में प्रकाश की चाल और बटा कांच में प्रकाश की चाल, और GLW हमने बताया कि कांच में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। तो दोनों अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये हुआ कि WNG और हम मल्टीप्लाई कर दें GNW, तो इन इधर के दोनों चालों के मान ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक ये सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। वायु के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इनका जो गुणनफल होगा वो 1 होगा। मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुई, एक दूसरे के उल्टा हुए। इसे थोड़ा सा डिटेल आइए हम लोग यहाँ जान लेते हैं। वायु से जो प्रकाश की किरण ये कांच में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर ये झुक गई। अच्छा, फिर देखते हैं कि जब ये फिर वायु में जाएगी तो अब सीधे ना जाकर के फिर थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटेगी। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अगर हम अपवर्तनांक लिख रहे हैं तो जैसे ANG का मतलब क्या हो गया भाई, वायु में प्रकाश की चाल और बटा कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल C और कांच में प्रकाश की चाल अगर हम V ले लेते हैं तो ये C/V हो गया। अच्छा चलिए, अब इस बिंदु पर हम अगर लेते हैं, यहाँ क्या है, अब कांच से वायु में जा रहा है प्रकाश, तो कांच से जब वायु में जा रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे GNA। मतलब ये हुआ कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, प्रकाश की किरण कांच से अब ये वायु में निर्गत हो रही है, बाहर जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच में प्रकाश की चाल यहाँ हमने V लिया है और बटा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को हमने C लिया है। तो जो चीज हमने यहाँ बताया वो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ANG और अगर हम इंटू कर देते हैं GNA तो ये क्या हो गया, C/V इंटू V/C, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया और क्या आ गया आपका 1। तो ANG इंटू GNA ये कितना हो गया 1। तो ये आपका सूत्र मिलेगा। तो हम जनरली लिख सकते हैं, अगर एक इस माध्यम को एक माध्यम मानते हैं और इसे हम दूसरा माध्यम मानते हैं और फिर ये आपका पहला माध्यम हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये 1 होता है। अब चाहे आप पहला माध्यम कांच लें, चाहे वायु लें, चाहे जल लें, चाहे ग्लिसरीन लें, चाहे मिट्टी का तेल लें, जो भी आप लें, वो इस तरह से इन जनरल एक आपका फार्म बन जाता है 2 के लिए। और यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2 ये इक्वल्स टू बी 1/2 and 1, या अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 and 1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये 1/2
1 and 2, ये आपको न्यूमेरिकल में काम देगा, इसलिए यहाँ आप डिटेल इसको समझ लीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 माध्यम अगर लिए जाएं, आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूं, तो उसके लिए भी एक सूत्र है 1n2 इंटू 2n3 और इंटू 3n1, इसका भी मान ये 1 होगा। इसको डिटेल और आगे आप पढ़ेंगे, अगर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होगा तो वो आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से ये है आपका अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, उस माध्यम में प्रकाश की चाल में संबंध, जितना ही सघन माध्यम होता जाएगा उतना ही प्रकाश की चाल कम होता जाएगा, और इस तरह से आपने इन सूत्रों को पढ़ा। आइए आगे देखते हैं। अब अपवर्तन की घटना पर आधारित कुछ आप व्यवहार में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहला हम ले रहे हैं कि कोई भी ऐसे पात्र आपने ले लिया जिसमें पानी भरा हुआ है, और इस पात्र के तली में एक सिक्का है। तो ये सिक्का जो है ये अपनी वास्तविक गहराई से हमको ऊपर प्रतीत होता है, वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर प्रतीत होता है। या बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो हम देखते हैं कि जो बाल्टी की तली है ये अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर हमको प्रतीत होती है। तो अपवर्तन का एक घटना ये हुआ कि जल से भरी बाल्टी की तली वास्तविक गहराई से कुछ कम प्रतीत होती है। वास्तविक गहराई से कुछ कम प्रतीत होती है। अब इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, और इस पर प्रश्न और भी हमारे बन सकते हैं कि अगर किसी भी पानी से भरे पात्र में हम कोई एक सिक्का डाल दें तो ये सिक्का वास्तविक गहराई से पहले ही हमको दिखाई देगा। अब ये ऐसा क्यों है, देखिए जैसे कोई भी प्रकाश की किरण जैसे यहाँ से आ रही है, कोई भी ये 2 प्रकाश की किरण है यहाँ से हम देख रहे हैं, तो अब इसे वास्तव में ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन जब ये वायु आपका विरल माध्यम होगा, जल ये मान लेते हैं ये वायु माध्यम है और ये आपका जल है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगा, तो ये अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, ये अभिलंब की तरफ झुक गए। लेकिन वास्तव में इनको जाना कहाँ चाहिए था, इन्हें बिल्कुल ऐसे सीधे जाना चाहिए था। तो सीधे अगर ये गए होते, इसीलिए प्रतिबिंब हमें आभासी प्राप्त होता है, डॉट से हम बना रहे हैं आभासी प्राप्त होता है, तो ये यहाँ मिले होते, तो इस तरह से इसकी गहराई ये क्या होगी, कुछ कम प्रतीत होती। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण है, क्या है कि जल से भरी अगर बाल्टी है तो वही हाल बाल्टी के तली का भी होगा, तो ये वास्तविक गहराई से कुछ कम प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है, अपवर्तन की घटना है, ये अपवर्तन की घटना के कारण ऐसा होता है। तो एक इस पर और देख लेते हैं, ये सिक्का के लिए भी आपका हो गया और बाल्टी के लिए भी हो गया, तो सिक्का के लिए भी आप लिख लीजिएगा और बाल्टी के लिए भी लिख लीजिएगा। और दूसरा ये हम देखते हैं
कि अगर हम जल में पेंसिल डुबोएं तो डुबोते समय क्या होता है, पेंसिल हमको तिरछा प्रतीत होता है। डुबोते समय पेंसिल तिरछा प्रतीत होता है। पेंसिल को जल में डुबोने पर तिरछा दिखाई देता है। तिरछा भी हम कह सकते हैं, इसको टेढ़ा भी कह सकते हैं। तिरछा या टेढ़ा दिखाई देता है। बिल्कुल वही चीज इसके लिए भी है। जैसे मान लीजिए कि ये पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा है। अब किसी पेंसिल को हम इसमें डुबोएं तिरछा थोड़ा सा करके, और इसको जब हम डुबोते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये पेंसिल है, ये आपकी पेंसिल है। अब वास्तव में पेंसिल को इस तरह से दिखाई देना चाहिए, लेकिन जब हम इसको देखते हैं, यहाँ हम आँख से जब देखते हैं, ये आँख है, ऐसे यहाँ से जब मान लीजिए हम देखते हैं तो जब वायु माध्यम से ये जल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये थोड़ा सा तिरछा बनाए इसको जी। तो अभिलंब की ओर इसको झुका दीजिए, तो ये अभिलंब की ओर ये झुका। मतलब प्रकाश की किरणों को ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक के आना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे सीधे जाना चाह रही हैं, तो ये यहाँ एक दूसरे से मिल गई। इसका मतलब कि अब यहाँ जो पेंसिल होगा वो यहाँ हमें प्रतीत होना चाहिए, ये यहीं से ऐसे वो थोड़ा सा तिरछा प्रतीत होगा। तो वास्तव में क्या है, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के कारण, ये अपवर्तन के कारण नीचे चला गया, तो ये पेंसिल की नोक है, तो पेंसिल की नोक बिल्कुल इसी तरह से यहाँ जैसे सिक्का ये कुछ ऊपर प्रतीत हुआ, तो पेंसिल की नोक भी कुछ हमें यहाँ ऊपर प्रतीत होगी। तो ऊपर प्रतीत होगी तो पानी से ये तिरछा थोड़ा सा प्रतीत होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पेंसिल को जल में डुबोने पर ये तिरछा या टेढ़ा प्रतीत होता है। ठीक है, अब आइए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में देखते हैं, आपका पहला है वायु में प्रकाश की चाल आंकिक। कुछ आंकिक देखते हैं। पहला आपका सवाल है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो,
तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं। क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल को हम किससे लिखते हैं? c से। c हो गया हमारा 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है तो इसे हम n भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वायु के अतिरिक्त कोई दिया होता तो हम 1m2 के फॉर्म में लिखते। तो जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3, तो ये 4/3 हो गया जल का अपवर्तनांक। जल में प्रकाश की चाल क्या है? जल में प्रकाश की चाल ये हमें v ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या होता है? c/v, वायु में प्रकाश की चाल और बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n का मान कितना हो गया? 4/3, और वायु में प्रकाश की चाल हो गया 3.0 इंटू 10⁸, बाई, और v, हमें v फाइंड करना है तो ये v हो गया। तो v बराबर कितना हो गया? ये तिरछा गुणा कर दें, 3 तिहाई 9, तो 9/4 और इंटू 10⁸, तो कितना हो गया? 4 का 9 4, 4 दूना 8, 1 9, और 4 दूना 8, 4 5 20, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देखते हैं कि जल में जाने पर प्रकाश की चाल घट गई। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा यहाँ लिख दे रहे हैं हम। दूसरा, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। 1.5 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। बहुत सरल सा न्यूमेरिकल है, अभी हम लोगों ने इसको सीखा है। क्या है? वायु का कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष आपको ज्ञात क्या करना है? वायु का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है किसके सापेक्ष? कांच के। जिसके सापेक्ष रहेगा वो बाएं ओर रहेगा। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये ज्ञात करना है। आपको पता है इन दोनों का गुणनफल 1 होता है, या दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि GNA ये इक्वल हो गया 1/ANG। ये कितना हो गया? 1/ANG का मान कितना दिया गया? 1.5। तो ये दशमलव हटा दीजिए, आपका हो गया ये 10, 10/15, 5 गुना 10 और 5 तिया 15। तो ये कितना हो गया? 0 और 18 हो गया, 3 छक 18 और 2 20, फिर आपका 3 छक 18, तो 0.66 आएगा। तो 0.67 हम लिख सकते हैं, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए नहीं लिखेंगे। अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, वायु के सापेक्ष, तीसरा देखते हैं, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, जल तथा कांच के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आइए इसको देखते हैं क्या हमें दिया है। सबसे पहले इसे हम नोट करते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये हम लिखेंगे कितना है 4/3। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2। हमें ज्ञात क्या करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हमें ज्ञात करना है। देखिए 3 की यहां आवश्यकता पड़ गई, हम लोग इसको जानते हैं सूत्र। देखिए सूत्र हम लोग यहां देखिए लिख दे रहे हैं 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 और ये होता है 1। ये हमारा सूत्र है। अब देखिए जैसे हमने ले लिया कि पहला माध्यम आपका वायु है, तो ये देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, भी सूत्र अपने आप बन जाएगा। ये पहला माध्यम हमने वायु ले लिया, दूसरा माध्यम हमने जल ले लिया, तो दूसरा माध्यम हमने जल ले लिया। अब तीसरा माध्यम हमारा कांच बचा, तो तीसरा माध्यम हम कांच ले रहे हैं। पहले माध्यम को वायु, दूसरे माध्यम को जल और तीसरे माध्यम को कांच ले लीजिए और यही वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। तो अब आप देखिए an 2 है तो W इंटू 2 तो W और 3 है तो WNG हो गया, WNG हो गया। और फिर 3n1 तो 3 का मतलब हो गया G और n1 का मतलब हो गया A और ये वैल्यू 1 है। WNG ज्ञात करना है, तो ये WNG इसको हम ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए WNG ये कितना हो गया 1/ANW, 1 हो गया आपका, इसे नीचे कर दिया, ANW हो गया और GNA हो गया। देखिए GNA हो गया। अब देखिए ANW हमको मालूम है और ANG मालूम है, तो इसे ऊपर कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा ANG, ये ANG हो गया बाई ANW। इस तरह से करेंगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है कि हम ANG पहले लिखें ऊपर या ANW लिखें। तो ये इस सूत्र से जब करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से सही होना है। तो देखिए ये इसका व्युत्क्रम होता है ना, उल्टा जब आप जाएंगे तो ये ANG हो जाएगा, तो ANG आप लिख दीजिए और मान लिख दीजिए आप ANG का मान, ANG का है हमारा 3/2 बाई ANW का मान है 4/3, 4/3 हो गया। ये 3 ऊपर चला गया और बीच में ये दोनों एक साथ हो गए। ये इस तरह से कितना हो गया हमारा 9/8 और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं, तो 9/8 हम इसको लिखेंगे। तीसरा, चौथा देखते हैं।
चौथा है हमारा वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 हो तथा कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका हल। वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कोई पारदर्शी द्रव मान लेते हैं लिक्विड, तो ANL। वायु के सापेक्ष किसी लिक्विड का अपवर्तनांक ये 1.25 है। वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है ले लेते हैं, तथा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक का मतलब कि वायु के सापेक्ष ही कांच का अपवर्तनांक ये 1.5 है। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये ज्ञात करना है। पिछले सवाल की तरह ही इसको हम करेंगे। एक चीज देखते हैं कि जो पिछला वीडियो हमने दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक मिसिंग हो गई थी। वो मिसिंग देखिए, शायद 1/f की वैल्यू फाइंड करनी थी, f या v जो भी रहा हो। तो अगर f ही ले लेते हैं, 1/f हो गया या 1/v रहा होगा, जो भी रहा हो उसमें बहुत छोटी सी त्रुटि है, देख लीजिएगा, उसको सही भी कर लीजिए वहाँ। तो ये शायद 2/3 था और 2/3 और प्लस 1/5। तो यहाँ हमने LCM 15 लिया और 3 बचे 15, 5 दूना ये 10 हो गया और 5 तियाँ 15, 3 का नम यहाँ 3 लिखना चाहिए था, ये मिसिंग से यहाँ 1 लिख दिया गया था। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, इसके हिसाब से आपका सवाल होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका 10 और 3 13/15 होगा और v का जो मान होगा वो 15/13 होगा। और इसी तरह से हम जो m की वैल्यू होगी वो m भी I/O या v/-v/u इसके अनुसार ही हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये मिसिंग जो है इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। आइए सवाल पे आते हैं हम लोग। ये है LNG, तो देखते हैं ANL इंटू LNG और इंटू GNA, और ये होना चाहिए 1। हमें LNG ज्ञात करना है, तो LNG ये बराबर हो गया, ये इधर हम लेके जाएंगे तो हमारा हो गया 1/GNA। तो 1/GNA को हम लिख सकते हैं ANG, अभी हम पिछला बताए हैं इसलिए आप सीधे भी लिख सकते हैं, ANG/ANL हो गया। तो ANG का मान हमको पता है, ANG का मान 1.5 हो गया, बाई AN का मान 1.25 हो गया। तो क्या कर सकते हैं हम, दशमलव हटा दें
और यहाँ 0 आ जाएगा, 150 हो गया बटा ये 125 हो गया, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 × 9 5 और 5 × 10। तो इस तरह से इस द्रव के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो 1.2 होगा। एक प्रश्न और भी है, पांचवा एक और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिए गए चित्र की सहायता से दिए गए चित्र की सहायता से दिए गए चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। एक चित्र दिया गया है, वो चित्र है आपका ये कोई द्रव है, और यहाँ एक प्रकाश की किरण इस तरह से दिखाई गई है और अब ये सीधे न जाकर के थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाई गई है, झुकी हुई है, और ये कोण दिया गया है 135 अंश और ये कोण दिया गया है 120 अंश। और हमें ज्ञात क्या करना है, इस जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आइए जल का अपवर्तनांक हम ज्ञात करते हैं। देखिए इसी फिगर को हम अभिलंब डाल दें, जैसे ये आपका जल है और ये इस तरह से दिखाया गया है, आपको यही फिगर है। क्या करिए यहाँ अभिलंब ऐसे डाल दीजिए। अब ये पूरा कोण आपका 135 अंश है, ये पूरा कोण आपका कितना है 135 अंश, ये पूरा 135 अंश है। ये इतना आपने अभिलंब डाला, कितना हो गया 90 अंश हो गया। तो जो I है आपका वो I कितना हो गया 135 अंश में से ये 90 अंश आप घटा दीजिए, 135 अंश और माइनस 90 अंश, यहीं से कैलकुलेशन आपका हो जा रहा है। 135 अंश में से 90 अंश आपने घटा दिया, कितना आ गया ये हो गया आपका 5 और 13 में से 9 निकाल दीजिए, ये 4, ये कितना हो गया 45 अंश हो गया। अब देखिए ये I का मान हो गया, मतलब ये इतना जो कोण है ये हमारा हो गया I। फिर देखते हैं ये कोण आपको दिया गया है कितना 120 अंश, ये अभिलंब है तो ये 90 अंश होगा, तो ये इतना ही हमें कोण चाहिए, निर्गत कोण होगा या अपवर्तन कोण होगा। तो कितना होगा ये 90 अंश हम घटा दें तो R होगा, ये कोण हमारा R है और R का मान कितना हो गया 120 अंश और माइनस 90 अंश, कितना हो गया ये 30 अंश। तो सबसे पहले हम I और R इस फिगर से ज्ञात करते हैं, ठीक है। अभिलंब आप डाल दीजिए और अभिलंब डाल करके इसको यहाँ से सीख लीजिए। 135 अंश में से घट गया 90 अंश और 120 अंश में से 90 अंश घट गया तो 45 अंश और 30 अंश हो गया। तो इस चित्र के अनुसार हमने प्राप्त कर लिया I का मान कितना 45 अंश और R का मान कितना प्राप्त कर लिया 30 अंश। अब देखिए द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो द्रव का अपवर्तनांक n, खाली n ही लिख सकते हैं,
जैसे अगर ये माध्यम हो सकता है वायु रहा हो तो वायु के सापेक्ष जल का अपूर्तनांक या वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्तनांक, तो हम इसे n भी लिख सकते हैं। और स्नेल का नियम यहाँ लागू करना होगा, क्या है, साइन आई और बाई साइन आर। तो मान रख देते हैं, साइन आई का मान 45 अंश और साइन आर का मान, साइन आर है आपका 30 अंश। आपको मालूम है साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 और बाई साइन 30 का मान 1/2। ये ऊपर चला गया, ये हो गया 2, ये ऊपर चला गया और ये दोनों एक साथ हो गया, /√2 हो गया। तो इस तरह से n बराबर कितना हो गया, √2। √2 का मान 1.414 होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अपवर्तन की घटना प्रकाश की पढ़ी, प्रकाश के अपवर्तन की घटना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम जाने और प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ तथ्यों पर हमने प्रकाश डाला और उस पर कुछ न्यूमेरिकल हमने किया। अब इन्हें आप तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।